अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं और सिलसिला चल रहा है सीआई अपडेट्स और सीआई इश्यूज़ के हवाले से। एक सवाल मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा पूछा गया कि क्या हमें ओ लेवल्स के बाद इंटरमीडिएट करना चाहिए, जिसे एफएससी भी कहते हैं, या फिर हमें ए लेवल्स करना चाहिए। और इस सवाल की बुनियाद ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से ये कहा जाता है कि अगर आपने ए लेवल्स किया तो जब आपकी इक्विवेलेंसी बनेगी तो 5 या 6% उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा जी, तो इस हवाले से बात करने के लिए मैंने तकलीफ दी डॉक्टर अवैस सैयद साहब को। डॉक्टर साहब ने MBBS किया डॉ मेडिकल कॉलेज से और सर माशाल्लाह ए लेवल्स के बहुत जाने माने कराची के बायोलॉजी के टीचर हैं और इसके अलावा सर MCAT भी पढ़ाते हैं और मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से भी सर माशाल्लाह भरपूर नॉलेज रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहला सवाल, मैं एक ओ लेवल्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैंने एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज के अंदर, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जब बच्चे आके मुझसे पूछते हैं ना कि सर वी आर डन विद आवर ओ लेवल्स एंड नाउ शुड वी स्विच टुवर्ड्स इंटरमीडिएट, तो मैं कहता हूँ कि क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसा करने से सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो डेवलप होता है वो है अंडरस्टैंडिंग का। आप जब इंटरमीडिएट लेवल पर जा रहे हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। अगर मैं बात करूँ उनके पेपर्स के हवाले से, अगर मैं बात करूँ उसके पैटर्न के हवाले से, अगर मैं बात करूँ इनफैक्ट उनके क्वेश्चन पूछने के हवाले से, ये टोटली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें वो जो कि वो एक तरह से कह लें कि अपनी बेसिक स्कूलिंग में सीखते आ रहे हैं फॉर कैम्ब्रिज लेवल। अब लेट सपोज एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले इस हवाले से डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर एक बच्चा इंटरमीडिएट में आता है तो जो इंटरमीडिएट का बच्चा है उसको क्या क्या करना होता है, उसको पूरी डेरिवेशंस याद करनी होती है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर उसको बाकायदा प्रॉपर नेमिंग्स याद करनी होती हैं, इसी तरह से जो है उसको बायोलॉजी के अंदर बाकायदा पूरे किंगडम्स और फाइलम्स के नाम रटने होते हैं। वहाँ पे रोट लर्निंग ज़्यादा है, और जहाँ पर रोट लर्निंग है वहाँ पे चले वो एक एलिमेंट हो गया। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ पर उसी हिसाब से लिखना भी पड़ता है पेपर में। अब लेट सपोज कि भाई अगर हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है, हमसे कह रहा है कोई बंदा कि लेट डिफाइन बायोलॉजी, एक कैम्ब्रिज के स्टूडेंट के लिए डेफिनेशन का मतलब सिर्फ डेफिनेशन देना है, बट एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए डेफिनेशन दे देंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये भी बताना होगा कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, हालांकि क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन का है। आपको ये भी बताना होगा कि हु एक्चुअली डिफाइंस बायोलॉजी, हु वर द साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड देयर, एंड यू हैव टू इन्वॉल्व ईच एंड एवरी नॉलेज दैट यू आर हैविंग। कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन को अंदर, यानी कि लेट्स से अगर आप ए लेवल्स कर रहे हैं या इंटरमीडिएट जा रहे हैं तो एक माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या ये माहौल का डिफरेंस भी नज़र आता है हमें इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के अंदर? माहौल के अलावा मैं इस चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि बेसिक स्कूलिंग जो होती है ना, जो कि अपब्रिंगिंग होती है हमारी। क्या डिफरेंस है बेसिक स्कूलिंग में ओ लेवल्स की और ओ लेवल्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे में और इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड वाले बच्चे में? सबसे मेजर डिफरेंस उसके पास यही आ रहा है कि उसको जो है जो कंटेंट लिखना पड़ रहा है उसके लिए वो रोट लर्निंग कर रहा है, जबकि हमारे पास जो कैम्ब्रिज का बच्चा है वो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स बना रहा है। यानी कि रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी कि ये बात कही जाती है हमारे इंटरमीडिएट सिस्टम के हवाले से। सर आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं ए लेवल्स करता हूँ ओ लेवल्स के बाद तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अगर आप ए लेवल्स करते हैं ओ लेवल्स के बाद और आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं, यानी कि स्पेशली मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो आपके तकरीबन 5% मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो डिडक्शन नहीं हो रहा, डिडक्शन होता है मार्क्स के हिसाब से। आपके 5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट के अंदर जो ओवरऑल जो ग्रेडिंग बन रही होती है वो कोई तकरीबन 1100 मार्क्स में से बन रही है। अगर उसमें से हमारे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स डिड्यूस हो रहे हैं तो उसकी डिडक्शन जो परसेंटेज के ऊपर इतनी बड़ी नहीं बन रही, सही है। इसी हार्डली 1% या 2%, 1 से 2% की बनेगी। अगर आप इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट इस तरह से कर लें कि एक बच्चे ने ओ लेवल किया और उसके बाद वो चला गया इंटरमीडिएट करने के लिए, तो उसने वहाँ पर जो लॉस किया वो उससे 10 गुना, बल्कि मैं बोलूँगा 20 गुना ज़्यादा बढ़ा है, सही। उसका मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब एक बच्चा जिसको पता है कि मुझे इतना एलोकेटेड स्पेस दिया हुआ है, मुझे इन 3 लाइंस के अंदर अपने डेफिनेशन कंप्लीट करना है, अपना कोई भी जो मुझे बाकायदा उसको जो कीवर्ड्स पता होते हैं क्वेश्चन के, कि अगर मुझे एक्सप्लेनेशन की टर्म एक्सप्लेन आ रही है, डिस्क्राइब आ रहा है, मुझे उसके हिसाब से चलना है। जब वो वहाँ से उठकर जाता है इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, तो उसको पहला साल तो, क्योंकि इंटरमीडिएट में होता है क्लास 11 और क्लास 12, तो उस क्लास 11 तो सिर्फ ये समझने में गुजार देनी पड़ती है कि मुझे करना किस तरह से।
मैं करूँ तो करूँ क्या, सही है। और फिर जब वो ये बात समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसका 11th का रिजल्ट बन चुका होता है। और अमूमन ये देखा गया है कि जो बच्चा हमारे पास ओ लेवल के अंदर A लेके बैठा हुआ था, वो वहाँ पे जाके 50s और 60s में परसेंटेज स्कोर कर रहा होता है, जिसका जो है अल्टीमेटली फिर MBBS की तरफ एडमिशन नहीं होगा। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ए लेवल्स के अंदर आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिंग की आदत होती है कि भाई आपने 3 लाइनों का आंसर 3 लाइनों में लिखना है, और अगर आप इंटरमीडिएट में चले जाएँ तो आपने पूरी डेरिवेशंस रटनी है और पूरी चीज़ें छापनी है और पूरा रेक्टिफाई करने के बाद थ्योरम्स या इम्प्लीमेंट करने। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपने करने हैं तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट आता है। आप इन्वायरमेंट के साथ, वो जो सिस्टम है उस कल्चर के साथ, वो एजुकेशनल कल्चर के साथ अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसका इम्पैक्ट फाइनली ये होता है कि आपका जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, और ओवरऑल आप कह रहे हैं कि लॉस जो है वो सिर्फ हार्डली 2% का, ये 5% 6% की जो मिथ है ये सही नहीं है। ठीक है सर, कहा यह जाता है कि अगर मैं ए लेवल्स करता हूँ अपने ओ लेवल्स के बाद, तो मुझे एक नुकसान ये होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पर्टिकुलर कोटा फिक्स है आपके ए लेवल्स के वालों के साथ। ठीक है, यानी कि अब मैं ओपन मेरिट पे compete नहीं कर रहा, अब मुझे ऑलरेडी मेरे पास 10 या 15 सीट्स हैं खाली एज एन ए लेवल स्टूडेंट। तो क्या ये बात गलत नहीं है ए लेवल्स वालों के साथ? और ये चीज़ ए लेवल्स के स्टूडेंट की अगर बच्चा ए लेवल परस्यू कर रहा है तो उसको बहुत कम कोटा मिल रहा है उस चीज़ के हवाले से। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ECAT के हवाले से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हवाले से बिल्कुल ऐसी है, मेडिकल के अंदर ऐसा नहीं है। अच्छा, मेडिकल में ओपन मेरिट है? ओपन मेरिट है। अच्छा, अगर इंजीनियरिंग में भी अगर आप बात करें तो अगर हम ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करें तो जो सिन बोर्ड से या इंटरमीडिएट से बच्चा आ रहा है तो वो एक लार्ज क्वांटिटी में बनस्बत आपके ए लेवल के स्टूडेंट के, वो ऑलरेडी ही हमारे पास रिड्यूस है, तो अगर उसमें कोटा सिस्टम बन भी रहा तो उसको लॉस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपको मुकाबला ही आपका कम लोगों के साथ है। ठीक है, बेहतरीन है, ये बात बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा जी, तो आप मुझे सर ये बताइए, अगर एक बच्चा ए लेवल्स करके एक मेडिकल कॉलेज में जाता है, लेट्स सपोज आप डाओ से हैं, तो आप एक ए लेवल्स करने के बाद आप डाओ में जाते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट नज़र आता है वहाँ पे? मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस ऑब्जर्व किया है। जब मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से भी बातें शेयर करूँ आपको, तो हमने वहाँ पर ऑब्जर्व किया था 2 बच्चों की बिल्कुल अलग कैटेगरी बनती है जब यूनिवर्सिटी लाइफ आ जाती है। और ख़ासतौर से जब हम MBBS की बात करते हैं ना, तो अगर लेट सपोज कि एक क्लास के अंदर एक टीचर हमें पढ़ा के जाता है कि भाई लेट सपोज दिस इज चैप्टर नंबर 17 और इसका ये मतलब है और इसमें ये कंटेंट है। वो जो कंटेंट है ना, वो आपने खुद पढ़ना है और उस कंटेंट में से सवाल आपसे निकालना है। बिल्कुल, ठीक है। तो जिसकी अपनी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होगी वो इजीली अप्रोच कर जाता है, वो इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। जिसकी रोड बेस्ड लर्निंग होगी, जिसको रट्टा मारने की आदत होगी, वो वहाँ पे स्टक हो जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं मैं पहले पढ़ूँ समझूँ तो फिर कुछ जाके रट्टा बनाऊंगा ना। जाहिर सी बात है कि रट्टिफिकेशन के लिए भी यू आल्सो नीड कॉन्सेप्ट समटाइम्स। बिल्कुल, इस वजह से वो बच्चे के लिए जो ए लेवल बैकग्राउंड से आ रहा है उसके लिए बहुत ईजी अप्रोच है। तो क्या करिकुलम में भी डिफरेंस नज़र आता है कि ए लेवल वाले कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं और इंटरमीडिएट वालों को ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, क्या ये बात सच है? अच्छा, करिकुलम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस आप कहाँ पर मिलेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं हमारे पास ए लेवल के अंदर जिनकी डेप्थ पहले से बता दी जाती है। जैसे कि सेल सिग्नलिंग, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सेल सिग्नलिंग बच्चा पढ़ लेता है, सही है, हालांकि इंटरमीडिएट के अंदर खाली उसने कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स पढ़े होते हैं, सही है। यहाँ पर सेल सिग्नलिंग का टॉपिक जो है वो जब MBBS के हवाले से मैं बात करूँगा तो सेल फिजियोलॉजी की पूरी एक अलग से आपके पास सब्जेक्ट आ रहा होता है। उसके अंदर वो बच्चा जो है वो बाकायदा जाके वहाँ पे पढ़ रहा होता है, जो कि ए लेवल का बच्चा उसकी नो हाउ रखता है पहले से। तो वो क्या रहा है कि जो ए लेवल का कंटेंट है उसके अंदर टॉपिक्स की डिटेल, डेप्थ और उनका प्रॉपर कॉन्सेप्ट मौजूद है। जहाँ पे सिन बोर्ड है उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉपिक्स का नंबर बढ़ा दिया, लेकिन सिर्फ क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि भाई ये बात ये होती है, अब बाद में जब भी पढ़ोगे आप ये वाला सिलसिला। अच्छा, तो क्या यही चीज़, जैसे आपने सिंध बोर्ड की बात की, फेडरल बोर्ड का भी जो करिकुलम है उसमें भी यही प्रॉब्लम्स हैं? फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड सिंध बोर्ड की बनस्बत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन बेस के ऊपर, अदरवाइज उनका कंटेंट वही है। अच्छा, एग्जाम्स अच्छे हैं, यानी कि वो थोड़ा सा काफ़ी हद तक एग्जाम लेवल पे ओ लेवल्स के साथ करीब हैं, लेकिन करिकुलम वही है जो चल रहा है। ठीक है, पिछले दिनों बात ये चल रही थी कि भाई कंप्यूटर्स के एग्जाम के अंदर फ्लॉपी डिस्क अभी तक पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो अब मामला थोड़ा सा ख़तरनाक चल रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा इस हवाले से। सर, जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि एक बच्चा जिसने ए लेवल्स किया हुआ और एक बच्चा जिसने इंटर किया हुआ, दोनों ने मेहनत की, दोनों रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, दोनों के पास जो सर्टिफिकेट्स हैं या फिर दोनों के पास जो एक तरह से कह सकते हैं आप डिग्री है, एक तरह से एक ए लेवल्स की और एक इंटरमीडिएट की, वो कितना ज़्यादा ए लेवल्स वाले को कितनी एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी और इंटरमीडिएट वाले को कितनी मिलेगी? क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको दोनों में? ठीक है, मैं
अब्दुल्ला आपसे कहूँगा, आप अज्यूम करें आप एक क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और क्लास MCAT की है, सही है, और उसके अंदर आपके सामने दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक A लेवल किया हुआ बच्चा है और दूसरा इंटरमीडिएट का बच्चा है। इंटरमीडिएट का बच्चा बोलता है सर मेरी ये 85 या ये 90% आई थी, सही, और A लेवल का बच्चा जो है वो बोलता है सर मेरे ग्रेड्स बने थे लेट्स से A B C, सही है, 3 सब्जेक्ट के ऊपर काउंट कर लेते हैं। तो मैं आपको ऑथेंटिसिटी के हवाले से इस तरह से गाइड कर दूं कि अच्छा ये बात देखें, जानते सब लोग हैं इस हवाले से, सही है, लेकिन इस चीज़ का शोर और गुल इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है। जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं है। ठीक है कि अगर किसी को भी बहुत अच्छी परसेंटेज डेवलप करनी है बगैर पढ़े तो उसके भी सिन बोर्ड के अंदर क्या रास्ते मौजूद हैं। इंटीरियर का डोमिसाइल बना के वहाँ पर जाके ऑन सीन हो जाएगा, बना ले मीरपुर खास का बना ठीक है, 90% तक मिल जाती है आसानी से, कोई मसला नहीं है, सही है। वो बच्चा जो है वो बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे सिन बोर्ड में, वो बेचारे वैसे ही लैग करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनका कंपटीशन के अंदर वो बच्चा बैठा हुआ है जिसने पढ़ा कुछ नहीं और परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा लेके बैठा हुआ है। तो मैं आपको बता दें, जब वो क्लास के अंदर आप मौजूद होंगे, आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्वेश्चन पूछ के अंदाजा हो जाएगा कि उस 90 में और इस बेचारे जो कि भले वो A लेवल का B C भी लेके बैठा हुआ होगा, उसमें कितना फ़र्क मिलेगा। अच्छा, यानी कि एक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है, उसको पता है उसकी चीज़ क्या है। लेकिन मैं जो सवाल कर रहा था वो ये था कि सर A लेवल्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी है और इंटरमीडिएट की एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि यूनिवर्सिटी कितना उसको पसंद कर रही है, आगे जाके कितना ज़्यादा उसको माना जा रहा है, क्या डिफरेंस नज़र आता है? अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, बिल्कुल उसकी एक्सेप्टेंस अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन एक जो है ना यूँ समझ लें कि एक मिथ डेवलप हो गया कि A लेवल के बच्चे को पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर मौजूद यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप उनके क्लासरूम्स के अंदर जाके उनके प्रोफेसर से बात करें तो वो यही बताएंगे आपको कि जो बच्चा हमारे पास A लेवल बैकग्राउंड से आ रहा है वो हमारे लिए जो है वो यूँ समझ लें एसेट बन के बैठता है क्लास में। हालांकि कभी कभार ऐसा भी होता है, मैंने अपने जो है एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कि जब टीचर जो है किसी पॉइंट के ऊपर आके रुकते हैं, बच्चा A लेवल बैकग्राउंड का होता है, वो उसके आगे से कंटिन्यू करना शुरू करता है क्योंकि उसकी बैकग्राउंड स्टडी हुई है। परफेक्ट जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आखिरी बात जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा तालीम वो हासिल करें जो आपको काबिल बनाए, ना ये कि वो आपको एक रट्टू तोते में कन्वर्ट कर दे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें। इसके साथ ही अब्दुल्ला शामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।